नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया है। इसके बाद सबकी नजर राजस्थान पर टिक गई है। इसी बीच राजस्थान बीजेपी से वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सीएम गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। कल जो यार वसुंधरा जी को हम नहीं बचा सकते। आपकी राजस्थान की प्रेस वसुंधरा जी को लेकर बहुत चिंतित है और आपका जो वसुंधरा जी के प्रति आपकी भावना है, जब वो मुख्यमंत्री थी तब तो प्रेस के लोग उनके पीछे पड़े रहते थे। अब अचानक आपको वसुंधरा जी की चिंता हो गई, तो वसुंधरा जी को बचाने की पोजीशन में कांग्रेस होती तो हम जाके रिक्वेस्ट कर लेते प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है वसुंधरा जी को, तो हम कैसे मनाएं। आप चाहते हो वसुंधरा जी को बीजेपी आगे करे, प्रेस चाहती है और वो तैयार नहीं है वसुंधरा जी को आगे करने को, तो अब हमारे कहने से कैसे करेंगे वो, ये बताओ आप। कांग्रेस के एमएलए ने कल पैर भी छुए, तो कांग्रेस का एमएलए ने बेचारे ने पांव छू के उनका सम्मान दिया, तो उनका सम्मान करता है मेवाराम जैन, हमारे भले एमएलए, बहुत अच्छे एमएलए हैं। तो एक आप तो जानते हो, हम तो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में मानते हैं महिलाओं को, तो वसुंधरा जी का सम्मान, तो नाम ही वसुंधरा है, तो उन्होंने सम्मान दिया। कांग्रेस के एमएलए ने तो अच्छा काम किया ना, तो कांग्रेस के एमएलए तो वसुंधरा जी को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। यदि वो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया नहीं, और यहाँ पे वसुंधरा जी उनकी नेता थी तो उनको साइड में कर दिया, तो महिलाओं के प्रति इनका कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। ये साइड में कर दिया तो क्या कांग्रेस को जो है सपोर्ट कर सकती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। तो वसुंधरा जी कहाँ कांग्रेस में आ रही है? आई नहीं रही, बीजेपी में रहकर सपोर्ट। तो कांग्रेस में आए तो वसुंधरा जी को तो कौन मना कर रहा है? वसुंधरा जी को कांग्रेस में आ रही है क्या? वसुंधरा जी ने कहाँ बात कही कांग्रेस की? अब वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है, वो कांग्रेस में तोड़ना आ रही है। कांग्रेस तो क्या कर सकती है वसुंधरा जी के लिए? वो उनका सम्मान नहीं दे सकती, हम तो सम्मान करते हैं उनका। कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, अब उनकी स्ट्रेटजी में आप हमसे इंटरफेयर करवा रहे हो। बीजेपी वाले अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमसे पूछेंगे क्या? तो बीजेपी का जो एक बात आपकी मुझे सही समझ में आ गई कि बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने वादों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने ना तो कोई मुद्दा उठाया देश के लिए, ना कोई वादा पूरा किया। जिस बीजेपी ने वादा ही पूरा नहीं किया घोषणा पत्र का एक भी, वो क्यों अपने वादों पर चुनाव लड़ेगी, मुद्दों पर लड़ेगी या इलेक्शन मैनिफेस्टो पर लड़ेगी? तो बीजेपी तो हर इलेक्शन में एक नया मुद्दा लेकर आती है। अब बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा क्या लाए, तो अब बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर, और टारगेट कर रही है और जाग जाओ और बग जाओ और बच जाओ और कुछ नहीं। जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंदुओं को खतरे में ला देती है। अब मैं खुद सनातनी हूं, मेरे घर में कोई खतरा नहीं दिख रहा, मुझे मेरे कार्यकर्ता जितने भी हिंदू हैं उनके घर में खतरा नहीं दिख रहा। हमें तो मुसलमानों के घरों में भी कोई खतरा नहीं दिख रहा, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख ना ईसाई, बीजेपी खतरे में है। तो बीजेपी जब जब खतरे में होती है तो हिंदू मुसलमान को खतरे में खड़ा कर देती है। सावधान हो जाओ, लड़ो भिड़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है। अब बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और नाटकबाजी, अफवाह फैलाने की कला चलेगी नहीं। एक राजस्थान में बार बार प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, बार बार अमित शाह को बुलाया। देखिए, बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि राजस्थान में बीजेपी का कोई भी नेता अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाया, और कांग्रेस की जो वर्किंग है उसके बाद केंद्र के बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए कांग्रेस रिपीट करेगी। अब उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल लिया, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और इनके बाकी केंद्रीय नेताओं ने, तो हर मीटिंग में ये केंद्रीय नेता आ रहे हैं। अब प्रदेश के नेताओं के हाथ में सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ बोले नहीं। आपने गोलमाल कह दिया कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। नाम ले लेकर मुझे तो पता नहीं कितनी शिकायतें की होगी। पहली बार सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री के मुंह से जो ओढ़ पे दिए गए शिकायत की गई, और राजस्थान के बारे में जो चित्रण किया गया, बिल्कुल ही वो मैं नहीं समझता कि उचित है। राजस्थान वो प्रदेश है देश के अंदर जिसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, महंगाई राहत की बात हो, कानून बनाने की बात हो। जो कानून हमने बनाए हैं मेरे ख्याल से देश में कहीं पे भी नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं।
देश में दुनिया में चर्चा हो रही है। जैसे कोरोना के वक्त में जो काम हुआ था, आपके मेवाड़ के बीरवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था देश में दुनिया के अंदर। WHO ने तारीफ करी थी, शानदार मैनेजमेंट हमने किया कोरोना के अंदर, सबका ध्यान रखा, इलाज करवाया सबका। उसी रूप में जो कानून मैंने पास किया, राइट टू हेल्थ कानून बना दिया, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया, गिग वर्कर्स का वेलफेयर एक्ट बना दिया, किसानों के लिए उनकी जमीनें कुर्क नहीं हो पाएगी वो कानून बना दिया हम लोगों ने। उसकी चर्चा सब जगह हो रही है आज। तो आज राजस्थान सरकार में चाहे वो हम बात करें कानून की बात करें, चाहे सोशल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम महंगे राहत शिविरों में जो गारंटी दी गई लोगों को घर घर में उनका लाभ मिला है। मेरा दावा है कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर हर गांव के हर घर में लाभ आती है, क्योंकि हमने तेईस की वजह से लागू किए 25 लाख की बीमा योजना है सबके लिए, ना अमीर गरीब सबके लिए। हमने अगर लागू की 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, 2000 यूनिट फ्री की किसानों के लिए, वो सबके लिए। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उसके कारण आज लाभार्थी पूरा प्रदेश है। सोशल सिक्योरिटी में शानदार हम काम कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, जिसमें आप सबको मालूम है कि किस प्रकार बुजुर्गों को, निसर्जनों को और किस प्रकार विधवाओं को पेंशन मिल रही बड़े रूप में। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, कृपया करके आप ये कहते हैं कि हम सरकार बनेगी तो मैंने जो कहा था आप जो है गारंटी दो वादा निभाने की, आपने गोलमोल जवाब दिया। आपने ये नहीं कहा कि मैं OPS लागू किया गया राजस्थान में उसको मैं लागू करूंगा। आपने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ की सरकार 25 लाख का बीमा दे रही है वो बीमा मैं खुद लागू करूंगा। आपने ये नहीं कहा कि जो 1000 रुपये दे रहे पेंशन के हम लोग राजस्थान में, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाऊंगा और मैं भी कम से कम 1000 रुपये दूंगा विधवाओं को, निसर्जनों को, बुजुर्गों को। 200 रुपये देते, 200 रुपये। आप बताइए कितना बड़ा फर्क है। ये नहीं कहा गैस सिलेंडर 500 में दे रही स्टेट गवर्नमेंट, हम भी 500 रुपये में देंगे, ये नहीं कहा आपने। तो आप जो है जनता को भ्रमित करने में आपका जो तरीका है मैं उसको उचित नहीं मानता। आप प्रधानमंत्री है, आपके पति गरिमा है, पर आप चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार आप और आपके साथी केंद्रीय मंत्री मंडल के पूरा कुटुंब बैठा हुआ राजस्थान के अंदर, धावा बोलते राजस्थान के अंदर, आपके सब नेता क्या क्या बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, वो आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान ने इतिहास ऐसा बना दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। सारी संस्थाएं हमारे राजस्थान के अंदर, IIT, IIM, IIIT विश्वविद्यालय, 96 विश्वविद्यालय बनना किसे कहते हैं। तब मैं समझता हूं कि आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, बिजली के उत्पादन में, पानी योजनाओं में इस कदर हमने काम किए कि आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर होने लग गई। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कम से कम हमारी योजनाओं को अध्ययन करवाएं केंद्र के अंदर, और जब आप देश में लागू करेंगे OPS लागू करो, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाओ, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाओ, और राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहो कर्जा माफ करे। हमने कर्जे माफ किए 15 लाख करोड़ के राजस्थान के अंदर। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांग कर रहे हैं, पत्र लिखा मैंने प्रधानमंत्री जी को कि आप उनसे 1 टाइम सेटलमेंट करवाओ, मेरे बड़े बड़े उद्योगपति होते हुए थे। किसानों को हिस्सा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी, और किसानों का 0 हो जाएगा, ऋण माफ हो जाएगा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी। उसमें हम आगे नहीं आ रहे हो। तो जो ये बातें 15,000 करोड़ का मैंने कहा अभी आपको, 22 लाख किसान है, उसके 22 लाख किसान है। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं, आप उस पर कुछ बोलो। जो हमने लिख के 4 साल से लगातार लिख रहे हैं आपको, आपने गोलमाल कह दिया
कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। आपकी डेफिनेशन कौन सी है, क्या परिभाषा है वेलफेयर स्कीम की, किसको मालूम है? मैंने कल ट्वीट किया था, क्या क्या काम बंद कर दिए, रिफाइनरी लगा करके, मेट्रो लगा करके, बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर गए थे बेचारे, मैं नौकरी देने का फैसला किया, बच्चों को उनके अनाथ हो गए, आपकी गवर्नमेंट बंद कर दिया, उनको निकाल दिया नौकरी लगे हुए को, उस अगर आपकी है, कौन विश्वास कर सकता है आपके ऊपर? आप जो कह रहे हो वो लागू होगा? लागू करके बताओ पहले हमें केंद्र में, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में कहा है बात को। इतने में कहना चाहूंगा कि हमारे देश के में एक से बढ़कर एक है, और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि चाहे वो हमारी शकुंतला रावत जी बैठी हुई है, धार्मिक नगरी में आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप बताइए 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने का हमने फैसला किया, 30,000 जा चुके अभी तक भी, मंदिरों में 100 करोड़ रुपये दे चुके हम लोग, मंदिरों के लिए अलग अलग हमने करीब 600 मंदिर चुने हैं जहां पर रोज काम के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पशुओं के लिए हमने जो विशेष योजना चलाई, लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए हम लोगों ने प्रति गाय। आगे हम उनका बीमा कर रहे हैं कामधेनु योजना में 2 पशुओं का। कहने का मतलब ये है कि ये हिंदू समाज की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं, वो उचित नहीं कहा जा सकता। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं, विभाग हमने बनाया है गाय माता का, गाय माता के लिए पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध का दे रहे हैं। उसके कारण से आज दूध उत्पादन में राजस्थान, जो पहले यूपी था, अब राजस्थान नंबर 1 बन गया देश के अंदर। इतने कितने उदाहरण हो गए हमारे पास में जो बता सकते हैं कि हमारी योजनाओं से कितना बड़ा लाभ मिला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है कृपा करके कैंपेन करो, आप स्वागत है आपका, पर आप कम से कम झूठे आरोप लगाना बंद करो सरकार पर। हमारी गुड गवर्नेंस को घर घर में पहुंच चुकी है, घर घर में लोग समझ गए हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया 5 साल के अंदर। मुझे यकीन है कि जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आएगी और इनकी असलियत को मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है हमारी योजनाओं को लागू करें केंद्र में, जो 1 से बढ़कर 1 है। मैंने कहा आपको ओपीएस को लेकर तो पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से परसों में दिल्ली के अंदर 20 राज्यों में लोग इकट्ठे हो गए थे। ये मानवीय दृष्टिकोण है, आपको ध्यान देना चाहिए। आरजीएसएस की हमारी स्कीम शानदार है, उड़ान योजना हमारी शानदार है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। इस प्रकार से हमारी योजना की लंबी लिस्ट है। मैं अभी इस मौके पर नहीं कहना चाहूंगा, आप सबको जानकारी होगी, अधिकारी लोगों को मैं आपसे अपील करूंगा आप सब उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जानकारी लेके आप उस गरीब तक पहुंचाएं जिसका आवश्यकता है। क्योंकि आज जो है कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन तक योजना पहुंचती नहीं है। इसलिए मैंने महंगे इलाज शिविर लगाए थे, उसका लाभ ये मिला, पहले हमारी योजनाएं कई कारणों से गरीब तक पहुंचती नहीं। महंगे इलाज शिविरों ने, मैं समझता हूँ कि इतनी उपलब्धि हासिल की है कि 1 करोड़ 82 लाख परिवारों ने कार्ड लिए आकर के वहां, और 7 करोड़ 80 लाख के आसपास लोगों ने गारंटी कार्ड ले लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस बहुत शानदार रही है। हमें इस बार विश्वास है कि जो हमने सोचा था, वादा किए थे आपसे, वादे अधिकार पूरे हो गए हैं और जो हमने कहा वो करके दिखाया है। और जनता का मूड लग रहा है इस बार मुझे, क्योंकि बिना जनता के आशीर्वाद के कोई सरकार बन नहीं सकती। माई बाप जनता ही होती है। मुझे यकीन है कि इस बार जो माहौल बन गया उसमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सरकार पुनः हमारी। सचिन पायलट ने टोक में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिल्ली में पत्रकारों के विरुद्ध हुए एक केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार की दमनकारी नीति की आलोचना की। पायलट ने भाजपा की ओर से सांसद रमेश बिठूरी को जिला प्रभारी बनाए जाने पर कहा कि ये भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और
सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है भाजपा की सरकार दिल्ली में है वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की, दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को अपनी पत्रकारिता करने का आज़ादी होनी चाहिए। बहरहाल जो प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, मेरे ख्याल दोबारा उनका आने का प्रोग्राम है राजस्थान में, लगातार वो आ रहे हैं और आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश के लिए ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया। आप यहाँ पर आकर आप घोषणाएं कर जाएं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो ERCP का है, चाहे हमारी जो परियोजनाएं अटकी हुई हैं धनराशि के अभाव में, रेल परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और राजस्थान सरकार का जो हमारा धनराशि बकाया है उसको केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत मतलब 25 सांसद 2 बार राजस्थान में बीजेपी जीत कर गए, लेकिन राजस्थान को कोई विशेष दर्जा, कोई विशेष पैकेज, कोई बड़ी परियोजना, कोई ऐसा संसाधन का दिल्ली से कोई योगदान नहीं मिला जो हम लोगों को अपेक्षित था। अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो खींचतान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जग जाहिर है। मैं उस पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ, जनता सब जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार यहाँ पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व यहाँ पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो बहुमत हमको पहले नहीं मिला था पिछले कई सालों में, उससे ज़्यादा बहुमत मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। तनाव मैं देख रहा हूँ विपक्ष की पार्टियों के अंदर, और मूलतः राजस्थान में चुनाव 2 पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद सो रहे थे। जनता की आवाज़ बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, और जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव हैं, इसलिए यात्राएं निकल रही हैं, आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा, राजस्थान की जनता के लिए भाजपा का क्या विजन है, क्या रोड मैप है। 5 साल में अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। पहले सरकार वसुंधरा जी की थी, जनता ने इसको हराया, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई परियोजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करी है, कोई रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। और जो चुनावी रणनीति होती है उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, ना सिर्फ इस जिले जहां का मैं प्रतिनिधि हूं टोंक, लेकिन समूचे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। जनता के बीच 2 लोकप्रिय चेहरे हैं, वसुंधरा और पायलट, वो कहीं न कहीं जो है क्या करें। तो क्या पूरे मुद्दे केंद्र वाले रहने वाले हैं या लोकल मुद्दों पर भी कांग्रेस मैदान में रहेगी? देखिए, अब तो दोनों मुद्दे बराबर हैं, क्योंकि 9 साल जनता ने पूरा बहुमत बीजेपी को दिया, पूरा समय उनके पास था, एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल सन 84 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को मिला। लेकिन उस बहुमत का आपने किया क्या? आपने नोटबंदी करी, GST लगाया, आपने ना उद्योग लगाए, ना काला धन वापस लेकर आ पाए, बहुत सारे वादे किए, स्वच्छ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब तरह के नारे दिए, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं उतर पाए। और आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, किसान परेशान है, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, और लगातार जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए हैं कि वो उनकी दौलत की कोई गिनती नहीं है, और जो गरीब पक्ष था वो बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इन 4 राज्यों में जो चुनाव होंगे यहाँ पर बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा वो बहुत निर्णायक चुनाव है, पूरी दुनिया देखना चाहती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कद और ताकत कार्यकर्ताओं में बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर उनका एक सकारात्मक, लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग जीत कर जाएंगे। एक विदुड़ी को के खिलाफ जो है, एक विदुड़ी को उतारा है, क्या कहते हैं लगाया गया है भाई, वो तो बीजेपी का निर्णय है, किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक को, एक सेकंड, पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा,
मैं सबको जनता पे छोड़ता हूँ, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। देखिए, ये निर्णय पार्टी का है, लेकिन मैंने कल भी कहा था जयपुर के अंदर, टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधार रहा हूँ। राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हों, पार्टी के प्रति समर्पित हों, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। देखिए, सवाल बार बार राजनीतिक हलकों में चल रहा है कि सत्ता की चाबी कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साहब के पास और भाजपा के अंदर सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। जो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति, वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। तो अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है। ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कल आप चेकअप के लिए गए थे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो प्रभारी तो पिछले चुनाव में बनाया, कौन बनता लास्ट टाइम चुनाव मुझे पता नहीं। तो प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना। जनता जानना चाहती है आपका स्वास्थ्य कैसा है, कल चेकअप के लिए गए थे? जनता का सवाल भाई, औपचारिक घोषणाएं तो पार्टी औपचारिक रूप से करेगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हमारे सबके कार्यकर्ताओं की ये दिली ख्वाहिश है कि जितनी बड़ी जीत पहले यहाँ से कांग्रेस पार्टी की हुई थी, उससे ज़्यादा हो। हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में, और मुझे जो स्नेह और आशीर्वाद टोंक के लोगों ने दिया है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आने वाले समय में पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी। 24 में परिवर्तन होता। मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं है। चुनाव के समय आरोप लगाने को आम बात है, लेकिन जहाँ तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। 24 में अगर परिवर्तन होता तो रेल कितने? ये हमारा पुराना कमिटमेंट है, हम लोग करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, सुनो मेरी बात, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, ये केंद्र सरकार के महकमे हैं। हमसे जो उम्मीद थी हमने पूरा कर दिया। जब मैं केंद्र सरकार में था, हमने पूरी कार्रवाई करी थी। अब न जाने किन कारणों से इस पर कार्रवाई आगे नहीं हो पाई है। इसका जवाब तो हमारी सरकार बने, हम कर ही रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार, आज भी हम कमिटमेंट हैं यार, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बेरुखी दिखाई है उसका जवाब जनता देगी। मैं तो उतना कहना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं, उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क बिजली हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं उस पर केंद्र सरकार को रुचि दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई, उसका मुझे। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में 5 दिन पहले हुई युवक इकबाल की हत्या के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में गहलोत सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के विरोध में आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बड़ा धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मामले को मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने घटना के बाद एकत्र हुई भीड़ द्वारा हिंदू व्यापारियों की दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगाया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे और लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र सिंह गूढ़ा के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। इस बार गूढ़ा समेत कईयों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत उदयपुर वाटी थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में गनमैन कृष्ण सिंह है, PA दीपेंद्र सिंह है, पार्षद गोविंद भी आरोपी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटना 3 दिन पुरानी उदयपुर वाटी सरकारी कॉलेज की है, जहां कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान गूढ़ा और उनके समर्थकों का CM अशोक गहलोत के समर्थकों से झगड़ा हो गया था। उपखंड में एक सप्ताह पहले नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के प्रकरण में सर्व समाज की ओर से DSP कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नाबालिग से सामूहिक
दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने प्रकरण को दबाने की कोशिश की वह सहन नहीं की जाएगी। लोकसभा स्पीकर एवं कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला ने बुधवार को कोटा में युवा खिलाड़ियों के लिए नवनिर्मित यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले पूर्व सांसद इजराज सिंह ने 1 करोड़ की लागत से इसके निर्माण का प्रयास किया था। आज 2.17 करोड़ की लागत से इसके प्रथम चरण का निर्माण पूरा हुआ है। पहले चरण के लिए कुल 7.50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसका दूसरा चरण जल्द ही प्रारंभ होगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट और मिलेगा। भीलवाड़ा शहर की चपरासी कॉलोनी के एक नाले में युवक की 4 दिन पुरानी सड़ी गली लाश पाई गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि युवक नशा करता था। पुलिस नाले से निकलवाकर शव को जिला अस्पताल ले गई, जहां उसे डेथ घोषित करवाने के लिए 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। पुलिस का आरोप है कि डॉक्टर टाल मटोल करते रहे। पुलिस ने अस्पताल में पीएमओ को भी 3 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। इस 1.5 घंटे की अवधि में शव अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर पड़ा बदबू मारता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों व परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान की राजधानी जयपुर की व्यस्त सड़क पर अज्ञात व्यक्ति ने जमकर नोट उड़ाए। भारतीय मुद्रा को लुटाने वाला शख्स मुखौटा लगाया हुआ था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू कर दी है। अक्सर आपने लोगों में कई प्रकार के शौक देखे होंगे, लेकिन भीलवाड़ा में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शौक के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। दरअसल भीलवाड़ा के सुशील गोयल के पास देसी और विदेशी करेंसी के नोट और सिक्कों का कलेक्शन है। ये कलेक्शन इतना बड़ा है कि अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।